हाय गाइस, वेलकम टू मोमेंटो स्टडीज यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11th लीगल स्टडीज का यूनिट 3 चैप्टर 2 कवर करेंगे, विच इज़ बेसिकली द क्लासिफिकेशन ऑफ लॉज। तो अगर आपको लगता है कि मोमेंटो स्टडी आपकी स्टडीज़ में हेल्प कर रहा है और किसी भी वे में आपको हेल्पफुल हो रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। इसके अलावा कोई भी क्वेरी या डाउट है, आपको कोई नोट्स चाहिए या स्टडी मटेरियल चाहिए या स्टडी टिप्स चाहिए, तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। ऑल राइट, सो नाउ लेट अस बिगिन टुडेज लेक्चर। सबसे पहले समझेंगे कि हमें क्लासिफिकेशन क्यों रिक्वायर्ड है। देखो, अगर हम लॉज को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, मतलब अगर हम एक जो लॉज हैं उनको डिफरेंट सेट्स में डिवाइड कर दें कि ये हमारे क्रिमिनल लॉज हैं, ये सिविल लॉज हैं, ये प्रॉपर्टी लॉज हैं, ये फैमिली लॉज हैं, मतलब हम इनको डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में क्लासिफाई कर दें, तो उससे हमें करेक्ट एंड कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ मिलती है। हम बहुत ही ईजी वे में लॉ को समझ सकते हैं अगर हमारे पास प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ हो। और क्लासिफिकेशन के 3 मेजर बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द इंटर रिलेशन ऑफ लॉज। हमें पता है अगर कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में लॉ डिवाइडेड है, तो हम इनके आपस में इंटर रिलेशन को भी बहुत ईजिली समझ सकते हैं। सेकेंडली, इट इज़ यूजफुल इन सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ लॉज। डेफिनेटली दिस इज द वेरी ऑब्वियस पॉइंट कि डिफरेंट क्लासिफिकेशन से आपको सिस्टमैटिक अरेंजमेंट मिलेगा, किसी भी तरह का क्योस नहीं होगा, बहुत क्लीनली एंड नीटली सारे लॉज क्लासिफाइड होंगे। एंड थर्डली, इट इज़ यूजफुल फॉर द प्रोफेशन एंड द स्टूडेंट्स ऑफ लॉ। प्रोफेशन लाइक एडवोकेट्स, जजेस, टीचर्स, इनको भी क्लासिफिकेशन हेल्प करती है, स्टूडेंट्स, इनको भी क्लासिफिकेशन हेल्प करती है, बिकॉज जब भी इन्हें कोई लॉ रेफर करना होगा तो ये बहुत ही इजीली लॉ को रेफर कर पाएंगे अगर सारे लॉज डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में क्लासिफाई होंगे। अदरवाइज इट विल बी वेरी क्योटिक, हमें सारे लॉज में से कोई लॉ सर्च करना पड़े। बट अगर हमारे पास प्रॉपर क्लासिफिकेशन है तो जजेस को भी ईजी होगा, लॉयर्स को भी ईजी होगा रेलिवेंट लॉ को पढ़ने और समझने में। सो दीज आर द 3 मेजर बेनिफिट्स ऑफ द क्लासिफिकेशन। अब इससे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई इज क्लासिफिकेशन नेसेसरी, या फिर व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, या फिर व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये कोई भी क्वेश्चन आए 2 मार्क्स में, तो आपको ये पॉइंट्स यहाँ पे जो मेंशन है वो रेफर करने हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लॉज, किस किस बेसिस पे लॉज क्लासिफाई है। 3 मेजर कैटेगरीज हैं जिसके बेसिस पर हम लॉ को क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला है सब्जेक्ट मैटर, दूसरा है स्कोप ऑफ लॉ और तीसरा है जुरिस्डिक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि ये ब्रॉड कैटेगरीज हैं जो मैंने आपको बताई, सब्जेक्ट मैटर, स्कोप, ये देखो ये सब्जेक्ट मैटर, स्कोप एंड जुरिस्डिक्शन। सो दीज आर 3 ब्रॉड कैटेगरीज। इसके अंदर फर्दर आपको लॉज मिलेंगे। ये जो मैंने अभी आपको बताया, सब्जेक्ट मैटर, स्कोप एंड जुरिस्डिक्शन, इसको आप समझ सकते हो कि ये ब्रॉड क्राइटेरिया है जो मेनली आपको लॉज मिलेंगे डिफरेंट क्लासिफिकेशंस में, वो इसके अंडर गिवन है, इन कैटेगरीज के अंडर गिवन है। तो इन तीनों कैटेगरीज को हम समझेंगे। सबसे पहले हम आ गए क्लासिफिकेशन ऑफ लॉज बेस्ड ऑन सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर के बेसिस पर हमारे पास हैं 2 बेसिक लॉज। सबसे पहला क्रिमिनल लॉज एंड दूसरा सिविल लॉज। सब्जेक्ट मैटर के अंदर बस ये 2 ही कैटेगरीज हैं, क्रिमिनल लॉ की और सिविल लॉ की। तो इन दोनों लॉज को हम साइमल्टेनियसली समझेंगे। क्रिमिनल लॉज ऐसे एक्ट होते हैं जिनको स्पेसिफिकली डिफाइन किया गया हो और प्रोहिबिट किया गया हो। जैसे एग्जाम्पल लो, इंडिया में हमारे पास है इंडियन पीनल कोड, विच इज बेसिकली IPC। ये एक लॉ बुक है जिसमें सारे कैटेगरी के क्राइम्स डिफाइंड हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ एक्ट्स जो इस बुक में डिफाइंड हैं जिनको हम क्राइम्स मानते हैं इंडिया में। वो सारे एक्ट्स जो स्पेसिफिकली डिफाइंड हो, जो मेंशन हो IPC में कि ये चीज़ें आप नहीं कर सकते हो, जो प्रोहिबिटेड है, उन सबको हम बोलते हैं क्राइम्स और वो कवर्ड होते हैं क्रिमिनल लॉ में। बट इसके अलावा भी काफ़ी सारे एक्ट्स होते हैं जिनको हम एज अ क्राइम डिफाइन नहीं करते।
So all acts which are not specifically defined as crime, they are under the civil category. उनको हम civil laws के अंडर रीड करते हैं. So फर्स्ट पॉइंट में डिफरेंस समझ आया कि क्रिमिनल लॉज में वो एक्ट्स होते हैं जो स्पेसिफिकली डिफाइंड है, जो लॉ साफ साफ बोलता है कि ये प्रोहिबिटेड है. बट सिविल लॉज में ऐसे क्राइम होते हैं, बट सिविल लॉज में ऐसे एक्ट्स होते हैं जो एज सच स्पेसिफिकली क्राइम तो नहीं डिफाइंड, बट वो सिविल नेचर के एक्ट्स होते हैं और उनको हम अंडर सिविल लॉ की कैटेगरी में पढ़ते हैं. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट पॉइंट कि क्राइम्स हमारे पास स्पेसिफिकली डिफाइंड है और अगर कोई चीज स्पेसिफिकली डिफाइंड नहीं है उनको हम एक्ट्स ऑफ सिविल नेचर मानते हैं. सेकेंड पॉइंट है क्राइम्स अफेक्ट द सोसाइटी एज होल. जैसे क्राइम्स के एग्जाम्पल देखो, थेफ्ट, मर्डर, रेप, इन सब की डेफिनेशन गिवन है और ये सब क्रिमिनल लॉज की कैटेगरी में आते हैं. और ये थेफ्ट, मर्डर, रेप से सोसाइटी एज अ होल इफेक्ट होती है. कोई भी अगर क्रिमिनल एक्ट होता है तो सोसाइटी पर इफेक्ट आता है, सोसाइटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है. इसीलिए हम बोलते हैं जो क्राइम्स होते हैं वो सोसाइटी एज अ होल के लिए गलत है. वेयर एज जो सिविल लॉज में हमारे मेंशन्ड है एक्ट्स, वो प्राइवेट नेचर के होते हैं, वो सिर्फ इंडिविजुअल्स को इफेक्ट करते हैं और होल सोसाइटी को नहीं. फॉर एग्जाम्पल, अब इसको भी एग्जाम्पल से समझो. लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट. यस, अगर कहीं पे भी थेफ्ट हुआ है, फॉर एग्जाम्पल बैंक में थेफ्ट हुआ है या रॉबरी हुई है, तो वहां पर बहुत सारे लोगों को इफेक्ट आएगा. एज अ सोसाइटी दिस थेफ्ट या रॉबरी इज रॉन्ग फॉर द होल सोसाइटी. तो ये तो हमारा हो गया क्रिमिनल लॉ जो पूरी सोसाइटी को इफेक्ट करता है. अब अगर आपको सिविल लॉज की कैटेगरी में सिविल लॉज की कैटेगरी में देखना है तो आप देख सकते हो फैमिली डिस्प्यूट्स, लाइक विद इन फैमिलीज प्रॉपर्टी को लेके काफी डिस्प्यूट हो जाता है. तो वो जो फैमिली डिस्प्यूट होगा प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो सिर्फ और सिर्फ इस फैमिली को इफेक्ट करेगा, उसका कोई और एडवर्स इम्पैक्ट नहीं होगा एज अ सोसाइटी ऑन द होल पर. इसीलिए हम बोलते हैं कि जो क्राइम्स हैं वो पूरी सोसाइटी को इफेक्ट करते हैं, बट जो प्राइवेट नेचर के एक्ट्स हैं वो सिर्फ इंडिविजुअल्स को इफेक्ट करते हैं. एज अ सोसाइटी ऑन द होल पर उनका कोई इफेक्ट नहीं होता. थर्ड पॉइंट समझते हैं. इन क्राइम्स एक्शन इज इनिशिएटेड बाय द स्टेट ऑन बिहाफ ऑफ इंडिविजुअल. इस लाइन का मतलब समझो. अगर आपने थोड़ा बहुत भी, अगर आपकी फैमिली में कोई लॉ का बैकग्राउंड है या आपने थोड़ी जनरल नॉलेज से देखा होगा, तो जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उनका नेम इस तरह स्टार्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस एनी पर्सन का नेम, ABCD, कोई भी पर्सन का नेम इमेजिन कर लो. तो अगर कोई भी ऐसा क्राइम है जिसमें थेफ्ट हो, मर्डर हो, रेप हो या कोई भी क्रिमिनल एक्ट हुआ हो, तो उन केस लॉज का नाम स्टार्ट होता है स्टेट से. जैसे कि स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस ABC, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस XYZ, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस दिस पर्सन. तो उनका हमेशा जो नेम है वो ऐसे लिखा होगा. और वो ऐसा क्यों लिखा होता है? क्योंकि जो भी यहाँ पे हमारा विक्टिम है, मतलब जिसके अगेंस्ट गलत हुआ है, उसके बिहाफ पर केस स्टेट फाइल करती है. मान लो एक इमेजिनरी केस लॉ इमेजिन करो कि देयर इज दिस पर्सन ABC और इस पर्सन का मर्डर अटेम्प्ट टू मर्डर हो, मतलब किसी और पर्सन ने इस पर्सन को मर्डर करने का अटेम्प्ट किया हो. तो उस केस में जो ये ABC हमारा विक्टिम है, इसके बिहाफ पर केस उसके स्टेट फाइल करेगी जिस स्टेट में वो रेजिडेंट होगा. आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं कि जब भी हम क्रिमिनल केस लेते हैं तो जो भी हमारा विक्टिम होता है वो कभी भी उसका नेम केस में नहीं आता. हमेशा जिस स्टेट में वो रहता है उसका केस आता है. फॉर एग्जाम्पल, इमेजिनरी नेम लो, देयर इज दिस पर्सन मोहन, जिसका किसी और पर्सन श्याम ने मर्डर करने का अटेम्प्ट किया. तो श्याम ने मोहन का मर्डर अटेम्प्ट किया, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मोहन बच गया, बट मोहन ने केस फाइल करना है श्याम के अगेंस्ट. तो मोहन मान लो रेजिडेंट है हरियाणा का, तो केस का नाम होगा स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस श्याम. कभी भी आप
विक्टिम का केस में नाम नहीं देखते हो, हमेशा उसकी स्टेट का नाम आता है। तो इस केस में नाम बनेगा स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस श्याम, क्योंकि मोहन के बिहाफ पर जो उसकी हरियाणा गवर्नमेंट है, स्टेट ऑफ हरियाणा है, वो केस फाइल करेगी। आई होप दिस इज क्लियर। बट जो लाइकवाइज यहाँ देखो, लेट मी क्लियर दिस। यस, यहाँ देखो जो सिविल एक्शंस होते हैं वहां पर केस इज इनिशिएटेड बाय द इंडिविजुअल्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ। इसके लिए भी एग्जाम्पल लो। सपोजिटली देयर आर टू ब्रदर्स, अगेन दो ब्रदर्स के नाम ले लो, श्याम एंड मोहन। ये दो ब्रदर्स हैं और इनके फादर के पास 100 एकर्स लैंड था। अब आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर श्याम और मोहन में फाइट हो गई कि हम कैसे इस लैंड को डिवाइड करें, मतलब किसको कितना शेयर मिलेगा। तो श्याम और मोहन में जो ये प्रॉपर्टी के रिलेटेड डिस्प्यूट हुआ है, अगर इसका ये केस फाइल करें तो केस का नाम बनेगा श्याम वर्सेस मोहन। तो श्याम वर्सेस मोहन केस का नाम बनेगा। तो यहाँ पर कोई भी स्टेट का नाम इन्वॉल्व नहीं है और ना ही यहाँ पे स्टेट केस फाइल करेगी। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस कि क्राइम्स में हमेशा स्टेट फाइल करती है केस और हमेशा नाम होता है स्टेट ऑफ हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कोई भी स्टेट का नाम वर्सेस जिसने क्राइम किया है, एक्यूज्ड का नाम। बट सिविल लॉज में हमेशा जो लोग केस फाइल कर रहे हैं उनका ही नाम आता है और यहाँ पर स्टेट इंटरफेयर नहीं करती। ओके, इसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो ये है कि अगर कोई भी क्राइम करता है पर्सन तो उसकी जो पनिशमेंट उसे मिलती है वो होती है इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन या फिर बोथ। जेल में डाल देते हैं, दैट इज इम्प्रिजनमेंट, या उसे कोई फाइन लग जाता है कुछ लैक्स में या थाउजेंड्स में, या फिर उसे दोनों चीज़ें, फाइन भी देना पड़ता है और इम्प्रिजनमेंट भी दे देते हैं उसे। जो सिविल लॉज हैं उसकी रेमेडी होती है, अगर आपके अगेंस्ट कोई सिविल लॉ का केस फाइल हुआ है और यू आर फाउंड गिल्टी, तो उस सिनेरियो में आपको या तो देनी पड़ेगी कंपेंसेशन। कंपेंसेशन इज बेसिकली मॉनेटरी रिलीफ, आपको दे देंगे कि आपको इतने रुपीस सबमिट करवाने हैं कोर्ट में, ऑल राइट। या फिर डैमेजेस, डैमेजेस भी मॉनेटरी रिलीफ ही होता है। सो कंपेंसेशन एंड डैमेजेस बोथ मीन्स कि आपको कुछ थाउजेंड्स या लैक्स में रुपीस बता देंगे कि आपको ये सबमिट करवाने हैं कोर्ट में। या फिर देयर इज दिस ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन। इंजंक्शन में कोर्ट उस पर्सन को मना करता है कि आप ये चीज मत करो। एग्जाम्पल लो कि यही वाला एग्जाम्पल ले लो, श्याम और मोहन वाला। श्याम और मोहन थे, 100 एकर्स लैंड था उनके फादर का। तो मोहन ने इस लैंड पर अपना हाउस कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया, बट श्याम भी बोलता है कि इस लैंड में मेरा प्रॉपर शेयर है। तो कोर्ट क्या बोलेगा, कोर्ट इंजंक्शन पास कर देगा। कोर्ट विल स्टॉप मोहन कि आप अभी के लिए इस लैंड पर अपना घर कंस्ट्रक्ट मत करो जब तक इस लैंड का डिवीजन नहीं हो जाता। तो इंजंक्शन होता है कि कोर्ट किसी पर्सन को कुछ काम करने से रोकता है जो वो काम नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल मोहन उस लैंड पे घर नहीं बना सकता था क्योंकि अभी उसके पास लीगल शेयर नहीं था, तो कोर्ट विल स्टॉप मोहन। तो ये हमारा हो गया इंजंक्शन का ऑर्डर। और ये मैंने आपको एग्जाम्पल्स पहले ही बता दिए थे। क्रिमिनल लॉ में थेफ्ट, मर्डर, रेप हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और सिविल लॉज में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हो गया, फैमिली डिस्प्यूट्स हो गया, एंड फर्दर देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। सो दिस इज मेजरली द क्लासिफिकेशन ऑफ लॉज बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट मैटर, कि आप सब्जेक्ट मैटर के बेसिस पर लॉज को कैसे डिवाइड कर सकते हो। एंड आई होप आपको समझ आया हो कि क्रिमिनल और सिविल लॉज में डिफरेंस क्या है। अब सेकेंड कैटेगरी ऑफ लॉज हमारे पास आ गए बेस्ड ऑन द स्कोप ऑफ लॉ। अब हम समझेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्कोप ऑफ लॉ। सो स्कोप के बेसिस पर आप लॉज को दो तरीके में, दो कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हो। पहला है सब्सटैंटिव लॉ एंड सेकंड इज प्रोसीजरल लॉज। तो इन दोनों का मतलब समझते हैं। ऐसे लॉज जो आपकी राइट्स और लायबिलिटीज को बताएं उनको हम बोलते हैं सब्सटैंटिव लॉ। जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था आईपीसी का, जिसमें बहुत सारे क्राइम्स डिफाइंड हैं, तो उसमें बताया गया है कि कौन से एक्ट्स को हम क्राइम मानेंगे। तो ऐसे लॉज जो आपको बताएं
कि सिटीजन्स के राइट्स क्या हैं, उन पे लाइबिलिटी क्या लगेगी अगर वो कोई क्राइम कर देंगे या कोई सिविल नेचर का एक्ट करेंगे, तो उन सारे लॉज को हम बोलते हैं सब्सटैंटिव लॉ। जैसे एग्जाम्पल आपकी बुक में गिवन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इस एक्ट में बहुत सारी चीज़ें गिवन है जो एक कंज्यूमर के पास राइट्स हैं। जैसे वी ऑल आर कंज्यूमर्स, जब हम मार्केट जाते हैं तो अगर हमें कोई गलत प्रोडक्ट हमने परचेज कर लिया या हमारे साथ शॉपकीपर ने कुछ गलत डिसेप्टिव या फ्रॉड मेथड किया, तो जो भी हमारे पास राइट्स एज अ कंज्यूमर है वो सभी राइट्स मेंशन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। लाइकवाइज एक हमारे पास लॉ होता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो ये हमारे पास बहुत सारे लॉज हैं जिसमें गिवन है कि कौन से कैटेगरी ऑफ एक्ट्स क्राइम्स हैं, और अगर वो क्राइम हो जाए तो सिटीजन के पास क्या राइट्स और लाइबिलिटीज़ हैं। तो ऐसे लॉज जो आपको डेफिनेशन दे, इन शॉर्ट ऐसे लॉज जिसमें आपको डेफिनेशन मिले, आपको अपने राइट्स मिले, लाइबिलिटीज़ मिले, डेफिनेशंस मिले क्राइम्स की, उनको हम बोलते हैं सब्सटैंटिव लॉ। सेकंड होते हैं प्रोसीजरल लॉज। अब देखो, जब भी कोई केस फाइल करना हो तो ऐसा तो नहीं होता कि एक सिटीजन है और वो डायरेक्टली जज के पास चला जाए और जज से डायरेक्ट बात कर ले। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि वैसे भी हमें अलाउड नहीं होता जजेस से बात करना। एंड सेकेंडली, हर चीज़ का प्रोसीजर है इंडिया में। आप डायरेक्टली जज को अप्रोच नहीं कर सकते। देयर इज़ अ प्रॉपर प्रोसीजर एंड प्रोटोकॉल विच यू हैव टू फॉलो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके अगेंस्ट कोई क्राइम हुआ है तो सबसे पहले आप पुलिस स्टेशन में जाओगे, वहाँ पर आप FIR फाइल करवाते हो। उसके बाद वो FIR कोर्ट में जाती है, कोर्ट के बाद वो जज के पास जाती है, फिर जज दोनों पार्टीज को सम्मन भेजते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि देयर इज़ अ प्रॉपर प्रोसीजर फॉर एवरीथिंग। तो ऐसे लॉज जो हमें ये बताएं कि प्रोसीजर क्या फॉलो करना है, उनको हम बोलते हैं प्रोसीजरल लॉज। तो हमें ऐसे लॉज जो डिफाइन करें प्रोसीजर्स फॉर इन्फोर्सिंग द सब्सटैंटिव लॉज और फाइलिंग अ केस, उनको हम प्रोसीजरल लॉ बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो, देयर इज दिस पर्सन ए, इसके अगेंस्ट अगर किसी ने थेफ्ट कर दिया, इसके साथ कोई थेफ्ट हो गया, तो थेफ्ट होता क्या है, थेफ्ट की पनिशमेंट क्या है, वो आपको मिलेगा सब्सटैंटिव लॉ की कैटेगरी में। बट थेफ्ट के लिए केस कैसे फाइल करना है, कोर्ट जाना है या पुलिस स्टेशन जाना है, उसके बाद क्या क्या स्टेप्स होंगे, वो सब आपको डिफाइन मिलेगा प्रोसीजरल लॉज में। सो प्रोसीजरल लॉज इन शॉर्ट आपको बताते हैं कि सब्सटैंटिव लॉज को आप कैसे इन्फोर्स करवा सकते हो। जैसे इंडिया में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है सिविल केसेस के लिए, जहाँ पे सारे सिविल केसेस में जो भी प्रोसीजर फॉलो होगा वो मेंशन्ड है, और क्रिमिनल लॉज के लिए, क्रिमिनल केसेस के लिए वी हैव कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। सो सब्सटैंटिव लॉज में आपको ये डेफिनेशन पता चलेगी क्राइम्स की, एक्ट्स की, सिविल लॉज की, वेयर एज प्रोसीजरल लॉ में आपको पता चलेगा कि आप कोर्ट को कैसे अप्रोच कर सकते हो, अपने राइट्स को कैसे क्लेम कर सकते हो, फर्दर कोर्ट क्या प्रोसीजर फॉलो करता है, जजेस क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं, वो सब मेंशन होता है प्रोसीजरल लॉज में। आई होप इट्स क्लियर। थर्ड कैटेगरी, थर्ड क्लासिफिकेशन होती है बेस्ड ऑन द जुरिस्डिक्शन। सो जुरिस्डिक्शन में भी हमारे पास दो मेजर लॉज आते हैं, एक है सेट ऑफ इंटरनेशनल लॉज और एक होता है हमारे पास म्यूनिसिपल लॉ। सो ब्रॉड कैटेगरीज तो यही दो हैं कि इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ। बट इंटरनेशनल लॉ की फर्दर कैटेगरीज है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। म्यूनिसिपल में भी फर्दर दो कैटेगरीज हैं, पब्लिक लॉ, प्राइवेट लॉ। पब्लिक लॉ को आप फर्दर बोल सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। एंड प्राइवेट लॉ में भी फर्दर कैटेगरीज है पर्सनल लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, लॉ ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टॉर्ट्स। सो ये वाला चार्ट याद रखेंगे कि मेजर दो कैटेगरीज तो इंटरनेशनल और म्यूनिसिपल है, उसके आगे फर्दर डिवाइड किया गया है। तो ये सब अभी हम डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले ब्रॉडली मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल लॉ वो होता है जो विद इन नेशंस अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल बिटवीन इंडिया एंड US, इंडिया एंड कनाडा, इंडिया एंड UK। सो जो विद इन नेशंस अप्लाई हो उनको हम बोलते हैं इंटरनेशनल लॉज।
और ऐसे लॉज जो नेशन के अंदर ही अप्लाई हो, फॉर एग्जाम्पल इंडिया के विद इन जो लॉज अप्लाई होते हैं उनको हम बोलते हैं म्यूनिसिपल लॉज। सो इंटरनेशनल लॉ गवर्न करता है नेशंस के बीच का रिलेशन और म्यूनिसिपल लॉ गवर्न करते हैं विद इन स्टेट सिटीजन्स को। तो डिटेल में अब समझते हैं। इंटरनेशनल लॉज deals with the rules and regulations of nation which are recognized and are binding upon each other through reciprocity. So ऐसे laws जो nations के बीच में लगे on the basis of reciprocity, मतलब जैसे कोई और country हमें treat करेगी वैसे ही उस country को हम treat करेंगे। तो majorly international law में ये reciprocity का principle होता है जो आप डिटेल में क्लास 12th में पढ़ोगे। अभी आप ये समझो कि rules और regulations जो डील करते हैं नेशंस के बीच का रिलेशन उनको हम बोलते हैं इंटरनेशनल लॉ। सो इस चार्ट पे दोबारा आओ। इंटरनेशनल लॉ को हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, एक है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ वो ब्रांच है जो डील करती है विद इन नेशंस। अब जो मैंने आपको अभी इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन दी वो मेजरली पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन थी। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का रिलेशन कनाडा के साथ या यूके के साथ या फिर यूएस के साथ या किसी भी और नेशन के साथ जो भी रिलेशन होगा उसमें जो लॉज लगेंगे उसको हम मेजरली बोलते हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। ऐसे लॉज जो गवर्न करें रिलेशन को विद इन द नेशंस, बिटवीन द नेशंस। सो जो कंट्रीज है वो म्यूचुअली रिकॉग्नाइज करती हैं, मतलब आपस में मिलकर रिकॉग्नाइज करती हैं कि कौन से रूल्स उन पर बाइंडिंग होंगे। तो ये तो हमारा हो गया पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, जिसका मैंने आपको एग्जाम्पल भी समझाया कि नेशंस के बीच में जो भी लॉज लगेंगे। अब आ गया प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। जैसे सेम एग्जाम्पल लो इंडिया और ले लो किसी नेशन यूके का। तो इंडिया के जो सिटीजन्स हैं और जो यूके के सिटीजन्स हैं, अगर उन्होंने आपस में कोई डीलिंग करनी है तो उनके बीच में जो लॉ लगेगा उसको हम बोलते हैं प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। दोबारा मैं आपको समझाती हूँ कि अगर तो गवर्नमेंट्स ने डील करना हो, जैसे कोई ट्रेड की बात हो गई, कोई बिजनेस की बात हो गई जो गवर्नमेंट लेवल पर हो, वहाँ पर हम लगाते हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। जैसे इंडिया की, लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट, फिर आपको और इजीली क्लियर समझ आएगा। हाँ, तो अब देखो, अगर इंडिया की गवर्नमेंट ने यूके की गवर्नमेंट से कोई डील करनी है, फॉर एग्जांपल हमें कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है या फिर हमें कुछ परचेज करना है या गवर्नमेंट के साथ कोई हमने कन्वेंशन साइन करना है क्लीन एनवायरनमेंट पे या वेपन सिस्टम पे, तो जो गवर्नमेंट्स आपस में डील कर रही हैं, जो नेशंस डील कर रहे हैं, वहाँ पे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ लगता है। बट अगर एट द सेम टाइम इंडिया के सिटीजन्स को यूके के सिटीजन्स के साथ कुछ सिटीजन से डील करना हो, मतलब सिटीजन का डील हो रहा हो, फॉर एग्जाम्पल मैरिजेस के केस में इंडियन सिटीजन मैरीज यानी यूके का पर्सन, या अडॉप्शन के केस में कि इंडिया कि किसी भी फैमिली ने यूके से कोई चाइल्ड को अडॉप्ट करना है, तो ऐसी चीज़ें जहाँ पर सिटीजन्स आपस में डील कर रहे हो वहाँ पे हमारा लगता है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। सो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ डील्स विद राइट्स ऑफ द प्राइवेट सिटीजन्स, वेयरएज जो आपका पब्लिक इंटरनेशनल लॉ था वो डील करता था गवर्नमेंट्स आपस में कैसे डील कर रही हैं। सो ये आपका मेजर हो गया इंटरनेशनल लॉ वाला पोर्शन कि इंटरनेशनल लॉ सबसे पहले तो ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो इंटरनेशनली विद इन नेशंस में लगते हैं, और अगर गवर्नमेंट में लग रहे हो तो वो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ होता है। बट अगर किसी दो नेशंस के सिटीजन्स के बीच में कोई डीलिंग हो रही हो तो वहाँ पर प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ लगता है। अब हम आ गए दूसरी कैटेगरी पर जो है ये म्यूनिसिपल लॉ वाली। तो जैसे कि मैंने आपको बताया म्यूनिसिपल लॉ वो होता है जो विद इन कंट्री, मतलब इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं उन पर लगे। तो वो लॉ जो इंडिया के लॉज हैं वो आसपास वाली किसी कंट्री में नहीं लगेगा, बिकॉज हर कंट्री के डिफरेंट लॉज होते हैं। हमारे म्यूनिसिपल लॉ सिर्फ हमारी ही कंट्री में लगेंगे। डिटेल में समझते हैं। सो म्यूनिसिपल लॉज को हम डोमेस्टिक या फिर नेशनल लॉज भी बोल सकते हैं।
और ये रेगुलेट करते हैं एक स्टेट का मैंने आपको बताया था, स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिलेशन उसके सिटीजन्स के साथ जो लॉज डिटरमाइन करें उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक लॉज, जो हमने अभी पीछे पढ़े थे। एग्जाम्पल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आईपीसी के बाद हमने पढ़ा था कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। वो सारे हमारे डोमेस्टिक और नेशनल लॉज हैं क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में लगते हैं। ऑल राइट, दोबारा इस चार्ट से समझते हैं। म्यूनिसिपल लॉज की आगे दो कैटेगरीज है, पब्लिक लॉ एंड प्राइवेट लॉ। तो अब पब्लिक और प्राइवेट लॉ को समझते हैं, ये दो क्या कैटेगरीज हैं। सो पब्लिक लॉ वो लॉ होता है जो रिलेशन को गवर्न करे बिटवीन द गवर्नमेंट, मतलब बिटवीन द स्टेट एंड इट्स सब्जेक्ट्स। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे सिटीजन्स के बीच में जो भी लॉ लगेगा उसको हम बोलेंगे पब्लिक लॉ। वेयर एज ऐसा लॉ जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज डिफाइन करे इंडिविजुअल्स की, मतलब दो सिटीजन्स के बीच में जो लॉ लगेगा उसको हम बोलेंगे प्राइवेट लॉ। सो मैं आपको ये चार्ट बार बार इसलिए दिखा रही हूं कि बिकॉज अगर आप एक ग्राफ से समझेंगे तो आपको चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। सो म्यूनिसिपल लॉ हमने देखा विद इन द स्टेट। म्यूनिसिपल लॉ में हमने दो कैटेगरीज देखी, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक मैंने आपको बताया कि जो एक कंट्री की जो गवर्नमेंट है और उसके जो सिटीजन्स हैं उन दोनों के बीच में जो लॉ लगता है उसको हम बोलते हैं पब्लिक लॉ, और जो सिटीजन और सिटीजन के बीच में ही लगे उसको हम बोलते हैं प्राइवेट लॉ। लेट मी क्लियर। ओके, सो गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में लगने वाला लॉ पब्लिक लॉ होता है, सिटीजन और सिटीजन के बीच में लगने वाला लॉ प्राइवेट होता है। सो पब्लिक लॉ की तीन फर्दर लॉज अब आप देखोगे, एक्चुअल लॉज के नाम देखोगे, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। इन तीनों को अब हम समझते हैं डिटेल में। सो पब्लिक लॉ हमें क्लियर हो गया कि गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में लगता है। उसमें सबसे पहला आ गया कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। सो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को हम मोस्ट बेसिक लॉ ऑफ द कंट्री भी मानते हैं। एंड एक स्टेट कैसी है, मतलब एक गवर्नमेंट की नेचर कैसी है, वो डिफाइंड होता है कॉन्स्टिट्यूशन से ही, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट मेंशन होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे इंडिया में लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। तो ये तीन ऑर्गन्स हैं, ये स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर मेंशन्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड जितने भी ये ऑर्गन्स हैं इन सबकी पावर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड होती है। और जो हमारा इंडिया है, हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वेयर एज देयर आर कंट्रीज लाइक यूके जिनके पास अनकोडिफाइड मतलब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में बहुत डिटेल में देखा है। आई होप आपने वो वीडियोस देखी होंगी, अच्छे से समझी होंगी। सेकेंड कैटेगरी ऑफ पब्लिक लॉ आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पे भी हमने प्रॉपर एक यूनिट डील किया है, तो आई नो आपको ये भी आता होगा। जस्ट फॉर द जिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील्स विद पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, जो बेसिकली होते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। एंड ये बताता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के पास कितनी पावर है, क्या एक्शंस वो ले सकते हैं, और अगर उन्होंने किसी राइट का वायलेट किया है तो उनके अगेंस्ट क्या लीगल रेमेडी है। तो इसको मैं डिटेल में नहीं समझा रही हूँ बिकॉज मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पे। अगर आपने वो नहीं देखा है यूनिट तो उसको ज़रूर देखें। तीसरी कैटेगरी क्रिमिनल लॉ में हमारे पास तीसरी कैटेगरी पब्लिक लॉ में हमारे पास आ गई क्रिमिनल लॉज। सो जैसे कि मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड्स में बताया था कि क्राइम इज नॉट ओनली अगेंस्ट द इंडिविजुअल बट इट इज अगेंस्ट द होल सोसाइटी। इसीलिए हमने क्रिमिनल लॉ को पब्लिक लॉ की कैटेगरी में डाला है। और देखो यहाँ पे सेम लॉ आ गया, इंडियन पीनल कोड, जिसका मैं आपको काफ़ी देर से रेफरेंस दे रही थी। इट इज़ अ क्रिमिनल लॉ लेजिस्लेशन जहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑफेंसेस और उनकी पनिशमेंट मेंशन है। तो दोबारा से उस चार्ट पे चलते हैं। हमने यहाँ पे देख लिया कि म्यूनिसिपल लॉ में दो कैटेगरीज थी, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक में हमने गवर्नमेंट और सिटीजन्स का रिलेशन समझा था, और पब्लिक में हमने तीन ब्रॉड कैटेगरीज पढ़ ली। एक हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ,
पढ़ा हुआ है डिटेल में, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ये भी पढ़ा है, और क्रिमिनल लॉ जो अभी हमने पढ़ लिया। अब आ गया प्राइवेट लॉ जो सिटीजन और सिटीजन के बीच में डील करता है, और इसके भी आगे 3 लॉज हैं, उनको समझते हैं हम। सो देखो, प्राइवेट लॉ जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये ऐसे लॉज हैं जो एक सिटीजन और सिटीजन के बीच में लगते हैं, सिटीजन्स की राइट्स और ड्यूटीज को डिफाइन करते हैं। और अगर किसी भी सिटीजन एंड सिटीजन के बीच में कोई भी डिस्प्यूट आ जाए तो हमारी गवर्नमेंट वहाँ पर इंटरवीन कर सकती है कोर्ट्स के मीडियम से। कोर्ट्स में केस जाते हैं और कोर्ट्स डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते हैं। सो प्राइवेट लॉ को बेसिकली हम यहाँ पे नोट करो सिविल लॉ भी बोलते हैं। सो प्राइवेट और द सिविल लॉ कॉन्फर्स द सिविल राइट्स विच आर एडमिनिस्टर्ड एंड एडजुडिकेटेड बाय द सिविल कोर्ट्स। तो ये मेन बात है कि प्राइवेट लॉ और जो सिविल लॉ है, अगर उसमें कोई भी डिस्प्यूट हो तो कोर्ट्स इंटरफेयर कर सकती हैं। तो प्राइवेट लॉ के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज पर्सनल, देन प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो इसके 4 मेजर पार्ट्स हैं, तो चारों पार्ट्स को समझेंगे। पर्सनल लॉ तो वो ब्रांच आ गई जिसमें आप देख सकते हो केसेस रिलेटेड टू मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन मतलब प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड होगी। सो ये जितने भी लॉज होते हैं जो मैरिज, डाइवोर्स और सक्सेशन को गवर्न करें, उनको हम बोलते हैं पर्सनल लॉज। और ये पर्सनल लॉज मेजरली रिलीजन पे बेस्ड होते हैं। जैसे हमारे पास हिंदूज में कैसे मैरिज होगी उसका सिस्टम अलग है, मुस्लिम्स के अंदर कैसे मैरिजेस फॉलो होती हैं उसका सिस्टम अलग है। सो सारी कम्युनिटीज़ डिफरेंट आप एग्जाम्पल सोच भी सकते हो कि सारी डिफरेंट कम्युनिटीज़ में मैरिज के रूल्स डिफरेंट होते हैं। कोई भी कम्युनिटी सेम रूल फॉलो नहीं करती। हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, उन सबके डिफरेंट कल्चर होते हैं, अपने कस्टम्स होते हैं मैरिज और डाइवोर्स से रिलेटेड। तो ये जो जितने भी लॉज हैं पर्सनल लॉज, ये बेस्ड होते हैं रिलीजन, रिचुअल और कस्टम्स पर। एंड मोस्टली पीपल आर गवर्न्ड बाय देयर रिलीजन। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया, हिंदूज आर गवर्न्ड बाय द हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम्स आर गवर्न्ड बाय देयर ओन मुस्लिम पर्सनल लॉ जो उनके मुस्लिम कस्टम्स पर बेस्ड है, सिख्स लाइकवाइज, बुद्धिस्ट, जैन्स। तो यही एग्जाम्पल कहने का मतलब ये है कि पर्सनल लॉ सबसे पहले डील करता है मैरिज, डाइवोर्स और सक्सेशन पे, और ये डिफरेंट कम्युनिटीज अपने डिफरेंट लॉज को फॉलो करती हैं। सेकेंड हमारे पास आ गया प्रॉपर्टी लॉ। प्रॉपर्टी लॉ होता है बेसिकली जहाँ पर हमें ओनरशिप ऑफ इमूवेबल या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी हो। एक तो होता है सक्सेशन, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, सक्सेशन मीन्स डिवीजन ऑफ द प्रॉपर्टी। सो जो भी आपकी फैमिली प्रॉपर्टी होती है वो तो आप सक्सेशन से आगे डिवाइड होती है, बट फैमिली प्रॉपर्टी के अलावा भी बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो एक इंडिविजुअल एक्वायर करता है अपने लाइफ टाइम में। तो अगर उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है तो वो डील होता है ट्रांसफ़र ऑफ द प्रॉपर्टी एक्ट में, और एक और एक्ट है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सो ट्रांसफ़र ऑफ द प्रॉपर्टी एक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है लाइक लैंड, और जो सेल्स ऑफ गुड एक्ट है ये मूवेबल से डील करता है, फॉर एग्जाम्पल योर व्हीकल्स, योर गोल्ड और योर ज्वेलरी। सो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो सेल्फ एक्वायर्ड है, जो फैमिली प्रॉपर्टी नहीं है, उससे कोई डिस्प्यूट आ जाए तो वो हम प्रॉपर्टी लॉज में इन 2 एक्ट्स के अंडर कवर करते हैं। थर्ड ब्रांच प्राइवेट लॉ में हमारे पास है लॉ ऑफ ऑब्लिगेशंस। लॉ ऑफ ऑब्लिगेशंस में आप मेजरली प्रॉमिसेस और कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रॉमिस कर दे कि मैं आपको ये इतने रुपीज़ ऑफ मनी दूंगा, तो ही इज़ अंडर द ऑब्लिगेशन कि उसको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है। तो इन्हीं प्रॉमिसेस और कॉन्ट्रैक्ट से जो डील करता है उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑब्लिगेशंस। और इंडिया में मेजरली हमारे पास है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872। और इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, दैट कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ऐसा कोई भी अग्रीमेंट, फॉर एग्जाम्पल दिस पर्सन ए एंड पर्सन बी अग्रीमेंट में आए, ए बोलता है कि आई वॉन्ट टू सेल माई हाउस और बी बोलता है ओके आई विल परचेज योर हाउस। तो ए अपना हाउस सेल करना चाहता है
और बी उस हाउस के रिटर्न में ए को मनी देता है, तो दिस इज एन अग्रीमेंट। और ऐसा अग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल हो, मतलब ऐसा कोई भी अग्रीमेंट जो लीगल हो। इलीगल चीज़ों के लिए आप अग्रीमेंट में एंटर नहीं हो सकते। सो ऐसा कोई भी अग्रीमेंट जो लीगल है उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट, और अगर उससे कोई रिलेटेड डिस्प्यूट आ जाए तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट में डील होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी है कि ए को अपना मोबाइल फोन सेल करना है और बी रेडी है उस मोबाइल फोन को 15,000 में परचेज करने के लिए। सो दिस हैज क्रिएटेड अ लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द बोथ, जहां पर दोनों ने एक प्रॉमिस किया। ए बोलता है मुझे सेल करना है, बी बोलता है ओके मैं आपका परचेज कर लूंगा। सो दिस इज अ लीगल रिलेशन, मतलब उनके बीच में एक प्रॉमिस है और ये वाला प्रॉमिस लीगल है, क्योंकि एक लीगल चीज़ के लिए मोबाइल फोन तो आप सेल कर सकते हो। तो ऐसा कोई भी प्रॉमिस जो लीगली इन्फोर्सेबल हो उसको हम बोल देते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो ए के और बी के बीच में आ जाएगा एक कॉन्ट्रैक्ट। सो लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन वही ब्रांच है जो डील करती है प्रॉमिस और कॉन्ट्रैक्ट से। ये एक पर्सन के ऊपर ऑब्लिगेशन पुट करती है टू परफॉर्म सर्टन एक्शंस which arise as a consequence of an enforceable promise or agreement। मतलब अगर एक पर्सन ने कोई प्रॉमिस या अग्रीमेंट किया है तो फिर उसको वो प्रॉमिस और अग्रीमेंट फुलफिल करना पड़ेगा, वो अपने अग्रीमेंट से पीछे नहीं हट सकता। इसको हम बोलते हैं प्रॉमिस या फिर अग्रीमेंट, बेसिकली लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन। देन हम आ गए लॉ ऑफ टॉर्ट्स पर। सो टॉर्ट्स का जो चैप्टर है ये क्लास 12th में भी डिटेल में है, क्लैट के पर्पसेस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो अभी हम बेसिक देखेंगे कि टॉर्ट बेसिकली एक सिविल रॉन्ग होता है, सिविल लॉज की कैटेगरी में होता है। दिस इज अ ब्रांच ऑफ लॉ which create and provide remedies for civil wrongs that do not arise from contractual duties। तो एक तो हमने देख लिया कि कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ प्रोमिसेस और ऑब्लिगेशंस होते हैं, बट देर आर सर्टन सिविल रॉन्ग्स जो कॉन्ट्रैक्ट से अराइज नहीं होते, उनको हम टॉर्ट्स की कैटेगरी में डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉर्ट डील करता है नेग्लिजेंस के केसेस के साथ। नेग्लिजेंस क्या होता है, न्यूसेंस क्या होता है, डोंट वरी, सब कुछ क्लास 11th में आएगा। अभी बस आपका फोकस होना चाहिए टॉर्ट्स को समझने में कि टॉर्ट सबसे पहले तो सिविल रॉन्ग होते हैं। सो टॉर्ट में कवर होते हैं नेग्लिजेंस के केसेस, मतलब अगर किसी पर्सन के ऊपर ड्यूटी थी और वो ड्यूटी उसने ना फुलफिल करी हो तो वो नेग्लिजेंस और इंटेंशनल रॉन्ग के केसेस में आ जाता है। इसके मैं एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने जाना है किसी और सिटी में, तो आप क्या करते हो, आप रेलवे स्टेशन पर अपनी कार पार्क कर देते हो। तो वहाँ पे आपने वो कार पार्क कर दी कि उनकी पार्किंग में अब जो भी पार्किंग के जो लोग होते हैं जो पार्किंग में ड्यूटी पर होते हैं, उनकी ड्यूटी है आपकी कार का ध्यान रखना, और आप वो पार्किंग की टिकट ले लेते हो एंड देन यू गो बोर्ड अ ट्रेन और आप चले जाते हो। बट व्हाट हैपन्स कि आपकी कार का मिरर ब्रेक कर दिया किसी ने, तो वहाँ पे कौन गलत है, वो पार्किंग वाले लोग। सो वहाँ पार्किंग वाले लोगों की ड्यूटी थी आपकी कार को प्रोटेक्ट करना, बट बिकॉज वो नेग्लिजेंट थे, उन्होंने देखा नहीं कौन आ रहा है, किसने ब्रेक किया, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, नेग्लिजेंस। तो ये सारे केसेस टॉर्ट की कैटेगरी में कवर होते हैं। और जो अग्रीव्ड पर्सन है, मतलब जिसका लॉस हुआ है, he can use the law of tort to claim the damages from someone who has caused the wrong or legal injury। so यहाँ पे जो आप थे, आपने जो कार पार्क करी थी, आप उसके लिए डैमेजेस मांग सकते हो। अगर आपकी कार का मिरर ब्रेक हुआ है और आपकी कार पार्किंग में थी, तो जब आप वापस आओगे आप उन पार्किंग वाले पर्सन्स के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो कि वो नेग्लिजेंट थे, तो आप उनसे कंपनसेशन मांग सकते हो। सो ऐसे सारे केसेस टॉर्ट की कैटेगरी में आते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। देयर इज दिस पर्सन ए और वो एक स्टोन को थ्रो करता है और वो स्टोन बी के हेड पे जाके लग जाता है। सो एक पर्सन है, उसने स्टोन को थ्रो किया और वो बी के हेड पे लग गया, जिससे बी को हेड पे इंजरी हो गई। तो अब यहाँ पर बी को इंजरी हुई है। अब आप देखो कि ये कोई केस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड केस तो नहीं है ना। यहाँ पे बी अपनी इंजरी के पैसे मांगे, अपनी इंजरी का जितना भी उसको लॉस हुआ है वो कंपनसेशन मांगेगा। तो ये सब टॉर्ट की कैटेगरी है। बट मैंने आपको ये लाइन भी समझानी है कि रेमेडीज फॉर सिविल रॉन्ग्स दैट डू नॉट अराइज ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटीज,
ये दोनों एग्जाम्पल देखो, कार वाला, स्टोन वाला, ये कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर नहीं थे, बट स्टिल यहाँ पे आप कंपनसेशन मांग रहे हो। तो ऐसे कैटेगरीज ऑफ रॉन्ग जो कॉन्ट्रैक्ट से ना अराइज हो, इसके अलावा किसी चीज से हो, उनको हम बोलते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स। अगर आपको टॉर्ट्स में अभी थोड़ी कंफ्यूजन भी है तो डोंट वरी, 12th में आप डिटेल में समझोगे। अभी बस आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझना है कि ये सिविल रॉन्ग होते हैं, सेकेंडली कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी से नहीं अराइज होते, थर्डली आप इनके लिए कंपेंसेशन मांग सकते हो, एंड फोर्थली आप इसका एक एग्जाम्पल समझा सकते हो। एंड इसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। गाइज, बिफोर लीविंग और क्लोजिंग द विंडो, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, क्योंकि मेरा काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल होता है, बट आई ट्राई कि मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस रेगुलर बेसिस पे बना पाऊँ। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो ड्रॉप अ लाइक, शेयर विद फ्रेंड्स और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नोट्स चाहिए हो, प्रैक्टिस वर्कशीट्स चाहिए हो तो इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट करें। हैव अ गुड डे।